नमस्कार। आज हम सिंधुदुर्ग जिले के रियल एस्टेट बाजार पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण के नियम, टूरिज्म, इंडस्ट्री, इन सब पर फोकस करती हैं और ये दिखा रही हैं कि कैसे ये सारी चीजें मिलकर प्रॉपर्टी मार्केट को एक नई शक्ल दे रही हैं। आज का मकसद बस ये समझना है कि सिंधुदुर्ग में अचानक इतनी हलचल क्यों है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पास में वो जो मोपा एयरपोर्ट खुला है ना, हाँ। उसके बाद ही प्रॉपर्टी की कीमतों में 25 से 40% का उछाल आया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सिंधुदुर्ग ना एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ तो पारंपरिक चीजें हैं जैसे खेती, मछली पकड़ना, और दूसरी तरफ बिल्कुल नए इकोनॉमिक ड्राइवर्स आ रहे हैं, और ये बदलाव रियल एस्टेट मार्केट को एक नई दिशा दे रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इसी पूरी पिक्चर को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी, जबरदस्त सुधार दिख रहा है यहाँ। जीपी एयरपोर्ट तो चल ही रहा है, पास का मोपा एयरपोर्ट तो खैर गेम चेंजर ही साबित हुआ है। बिल्कुल। और कोंकण एक्सप्रेसवे जो मुंबई गोवा का सफर घटाकर सिर्फ 6-8 घंटे कर देगा, वो भी लगभग तैयार है। हाँ, वो भी। और सिर्फ रोड और एयर ही नहीं, समंदर से भी कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे रेडी और विजयदुर्ग बंदरगाहों का डेवलपमेंट प्लान है, और मुंबई से मालवण तक रोरो फेरी सर्विस की भी बात चल रही है। अरे वाह, ये तो काफी कुछ हो रहा है। बिल्कुल। और ये सब जो है ना, ये सीधे सीधे टूरिज्म को बहुत बड़ा पुश दे रहा है। बिल्कुल। सिंधुदुर्ग को ऑफिशियली पर्यटन जिला भी घोषित किया गया है। हाँ, ये मैंने सुना था। सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 जैसी स्कीम्स हैं, फिर वो INS गुलदार आर्टिफिशियल रीफ जैसे एक यूनिक प्रोजेक्ट भी है। ये सब टूरिस्ट को खींच रहे हैं। तो नतीजा क्या है? होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, इन सब की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन ये डिमांड क्या सिर्फ हॉलिडे सीजन वाली है या फिर आजकल वो जो वर्केशन का ट्रेंड चला है? हाँ। उसकी वजह से अब साल भर थोड़ी ज्यादा चहल पहल रहती है। अच्छा। सवाल है, देखिए, वर्केशन और वर्क फ्रॉम होम का चलन निश्चित रूप से डिमांड को साल भर बनाए रखने में मदद कर रहा है। हाँ। और एक बात और है, पास में गोवा है जो काफी महंगा हो गया है। हाँ, वो तो है। उसकी तुलना में यहाँ कीमतें अभी भी कम हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक औसतन 7.2% का रेंटल यील्ड, मतलब किराए से कमाई। ओह। ये बात भी इन्वेस्टर्स को खींच रही है, खासकर उन्हें जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। सही है। अच्छा, टूरिज्म के अलावा इंडस्ट्री में भी कुछ नया हो रहा है? हाँ, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन पर भी जोर है, जैसे आर्डली फार्मा हब की योजना है। फार्मा हब? हाँ, लेकिन इसमें एक पेच है। पर्यावरण नियमों के कारण यहाँ सिर्फ नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ही लगेंगी। अच्छा। मतलब हैवी मैन्युफैक्चरिंग नहीं। और साथ ही MSME टेक्नोलॉजी सेंटर जैसी पहले भी हैं, मतलब छोटे और मीडियम उद्योगों के लिए। फोकस लोकल रोजगार बढ़ाने पर है। और खरीदने वाले कौन लोग हैं? मतलब कहाँ से आ रहे हैं ये इन्वेस्टर्स? कई तरह के लोग हैं। शहरी निवेशक हैं, मुंबई पुणे से काफी लोग आ रहे हैं। फिर सेकंड होम खरीदार हैं, जिन्हें शांति चाहिए, प्रकृति के पास रहना है। रिटायरमेंट के लिए घर देखने वाले भी हैं। और हाँ, NRI भी काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बने हुए हैं? देखिए, जाहिर है कोंकण एक्सप्रेसवे के पास वाले इलाके, जैसे कणकवली, कुडाल, सावंतवाड़ी। फिर जो कोस्टल टूरिज्म बेल्ट है, मालवण, वेंगुर्ला, देवगढ़, ये तो पॉपुलर हैं ही। और जहां इंडस्ट्री की बात है तो अडिली और ओरोस, बांदा। हाँ, ओरोस जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और बांदा में भी एक्टिविटी तो दिख रही है। ठीक है, तो मौके तो दिख रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल। चुनौतियां बड़ी हैं, और सबसे अहम है पर्यावरण के नियम बहुत सख्त हैं। वो CRZ और ESA वाले? हाँ, CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो तट के पास निर्माण को कंट्रोल करता है, और ESA यानी वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के नियम। ये नियम तय करते हैं कि कहाँ, क्या और कितना बना सकते हैं। कई जगहों पर तो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बैन है या स्पेशल परमिशन चाहिए। ये तो बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। विकास और पर्यावरण के बीच बैलेंस बनाना यहाँ बहुत जरूरी है, और मुश्किल भी। इसके अलावा भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे जमीन वगैरह को लेके? हाँ, वो भी है। जमीन अधिग्रहण और टाइटल की समस्याएं रहती हैं। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, वो जीवन 712 जैसे अभियान चला रही है, रिकॉर्ड्स को डिजिटल और अपडेट रखने के लिए। अच्छा। फिर लोकल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है कहीं कहीं, जैसे पानी, बढ़िया इंटरनेट। पहाड़ी इलाका है तो कंस्ट्रक्शन में भी अपनी दिक्कतें हैं, और सरकारी मंजूरियों में देरी, ये सब मसले हैं। हालांकि
रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स बढ़ने से थोड़ी ट्रांसपेरेंसी तो आई होगी। हाँ, उससे फर्क पड़ा है। पारदर्शिता बढ़ी है, ये सही है। तो इन चुनौतियों के बावजूद, जैसा आप कह रहे थे, खरीदारों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है? नहीं, दिलचस्पी तो बनी हुई है। तो ये कौन लोग हैं जो ये सब जानते हुए भी यहाँ मौके देख रहे हैं? वही जो हमने पहले बात की, एनआरआईज हैं, मुंबई पुणे जैसे शहरों के इन्वेस्टर्स हैं, सेकंड होम वाले लोग हैं जिन्हें शांति और नेचर चाहिए, रिटायरमेंट प्लान करने वाले हैं, और वो लोग भी जो किराए से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं। और मार्केट में किस तरह के डेवलपर्स हैं? मतलब बड़े नाम या लोकल बिल्डर्स? और प्रॉपर्टीज कैसी बन रही हैं? दोनों हैं। बड़े ब्रांडेड डेवलपर्स भी आ रहे हैं और लोकल बिल्डर्स तो हैं ही। प्रॉपर्टीज में देखें तो अपार्टमेंट्स, विला, प्लॉट्स, ये सब बन रहा है। होटल और टाउनशिप के भी प्लान है। डिमांड किस चीज की ज्यादा है? अभी तो प्लॉट्स, लो राइज बिल्डिंग्स और विला की डिमांड ज्यादा लग रही है, खासकर ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें मॉडर्न सुविधाएं हों। तो कुल मिला के देखें तो सिंधु दुर्ग का रियल एस्टेट मार्केट वाकई एक दिलचस्प कहानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पर्यावरण के नियम एक बड़ी लगाम भी हैं। निश्चित रूप से। ये एक तेजी से बदलता हुआ मार्केट है। मौके भी हैं और जोखिम भी कम नहीं है। सफलता पूरी तरह इसी बात पर निर्भर करेगी कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे साधा जाता है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है, क्या सिंधु दुर्ग अपने इतने सख्त पर्यावरण नियमों, CRZ और ESA के साथ भारत में टूरिज्म पर आधारित रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल बन सकता है? या अब फिर विकास का जो दबाव है वो आखिर में इसके नाजुक इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ देगा? ये सवाल मैं कहूंगा सोचने के लिए छोड़ दें।